यहाँ पे ना हर कोई सपने देखता है। मतलब जो इंसान सुबह की भरी हुई लोकल में जा रहा है ना, वो भी कुछ सपना ही देख के जा रहा है। मतलब आपके लिए सपने क्या है? मैं सपनों को अब सपना ना बोल के गोल्स ही बोलती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि सपने कभी कभी अधूरे रह जाते हैं, गोल्स फिर भी पूरे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब सपने पूरे नहीं होते कि जब प्यार पूरा नहीं होता। बड़े सपनों के साथ मैं निकल पड़ी हूँ आदर कमाने, बड़े सपनों के साथ मैं निकल पड़ी हूँ आदर कमाने। सब कहते हैं पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने लिए नई चादर लाने। आई हैव हर्ड अबाउट इट, लाइक लड़कियों को इमोशनल चीटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इमोशनल चीटिंग इज बेसिकली कि आपको प्यार हो गया किसी और से, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फिजिकली, यू आर जस्ट सेपरेटेड, बट आपको प्यार ही हो गया किसी से, आपको लगाव हो गया किसी से, आपको ज़्यादा केयर होने लगी। आई हैव हर्ड कि लड़कियों को ये ज़्यादा हर्ट करता है और लड़कों को फिजिकल चीटिंग ज़्यादा हर्ट करती है। बट अगर मेरी माने तो मुझे तो दोनों ही हर्ट करती है। मेरे को तो है कि फिर आप निकल जाइए। चलो ख्वाब पूरे करते हैं, चलो ख्वाब पूरे करते हैं, इश्क शायद अधूरा ही अच्छा। सपने भी अजीब होते हैं, पूरे हो जाए तो ख़त्म, अधूरे रह जाए तो कहानी बन जाती है। तो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी पे। आज हमारे साथ गुंजन है, एक पोएट, एक कलाकार जिनकी पोइट्रीज ने हम सबके दिल जीत लिए। और आज हम उनसे बातें करने वाले हैं लव, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स जो इन्होंने मुंबई आके देखी थी। हमें से कितने सारे लोग हैं जो मुंबई आते हैं एक सपने के साथ, पर वो क्या सपने पूरे होते हैं? और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होता है? उनमें से एक है गुंजन, जो मुंबई आई थी इसी सपनों के साथ, इस सपनों की नगरी में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो सुनते हैं ये एपिसोड में कि गुंजन का क्या कहना है। हाय गुंजन। हेलो। कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, पहली बार बात कर रहे हैं ना। तो गुंजन, आज का जो एपिसोड है, सबसे पहले हम लोग को पता है कि आपके कुछ कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे वायरल गए हैं, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू कि आपने सबसे पहले बॉम्बे आए हो, आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ है। आपने रिसेंटली एक कंटेंट भी डाला था, शायद वो ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े होके कि बिलबोर्ड लगा हुआ है, मैं इसी स्टेशन से पहली ट्रेन पकड़ी थी बॉम्बे आने के लिए। तो आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट कितना, 4-5 साल? नहीं ज़्यादा यार, 2018 में आई थी। 7 साल। 7 साल। तो 7 साल में आई थिंक लाइफ बहुत कुछ बदला है। Of course, राइट। yes. तो हम लोग यही एपिसोड में ये कवर करने वाले हैं कि गुंजन का लाइफ कैसा रहा है, लाइक ओवर द 7 years। सपने जो बचपन में देखे थे वो सपने आज जी रहे हो कि और जीना है, और क्या क्या आगे आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपका रिसेंटली मैरिज हुआ है, ठीक है, तो वो मैरिज को लेके हाउ इज लव चेंज्ड बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, एंड वी विल बी टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले गुंजन, 7 साल हो गए बॉम्बे आए हुए, हाउ इज लाइफ हियर? लाइफ इज़ गुड बट इट्स लाइक ऑलवेज इन रश। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बॉम्बे की लाइफ में जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तब आपको लगता है कि यार ये कहाँ आ गए हैं, सब भाग रहे हैं। बट अगर आप वहाँ टिक गए तो फिर बॉम्बे आपको एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन फिर वो आपको अपने जैसा भी बना देता है। तो फिर आप भी रश में रहते हो। फिर आप स्लो लाइफ अगर कहीं जी रहे हो, आप गोवा चले गए हो या कहीं चले गए हो, वहाँ पे भी यू विल क्रेव द रश। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत एम्बिशियस थी जब मैं आई थी, और अभी भी हूँ। तो मुझे वो रश पसंद आया। मुझे समझ में आया कि जब आइडिया आ जाए और उस पर तुरंत काम करके एग्जीक्यूट कर दो, दैट विल गिव यू रिजल्ट। तो फिर मेरे अंदर तो अब वो घुस चुका है रश, मैं बस भागती रहती हूँ। तो बॉम्बे में क्या था, अगर आप 2-3 चीज़ बताओगे कि बॉम्बे में आके क्या, बॉम्बे में क्या नशा था, 2-3 चीज़ ऐसी क्या थी जो पहले सिटीज़ में या कोई भी सिटीज़ में जहाँ पे रहे हुए हो आपके होम टाउन में, वो नहीं मिला आपको कहीं? यार मुझे लगता है यहाँ पे ना हर कोई सपने देखता है। मतलब जो इंसान सुबह की भरी हुई लोकल में जा रहा है ना, वो भी कुछ सपना ही देख के जा रहा है। मतलब हाउसवाइफ, जब मैं पीजी में रहती थी, मेरे आजू बाजू हाउसवाइफ रहती थी, वो सब लोग कुछ कुछ अपना घर का काम करते थे। कोई अचार बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एवरीबडी जस्ट वांट्स टू डू समथिंग, कुछ करते रहना है उनको। तो आई थिंक वो चीज़, वो पैशन जो है ना कुछ करते रहने का, वो मुझे बहुत लगता है। तो पहले मुझे लेड बैक लोग भी ठीक लगते थे, बट ये देखने के बाद अब मुझे लेड बैक लोग ऐसे लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। उठिए और काम करिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ के, मुझे ना वो लगता है कि इन लोगों को पता है कि हमारे पास एक जीवन है और ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं बिता सकते, हमें काम करना है, अपना पैसा कमाना है। यहाँ पे लोगों को पैसों की वैल्यू पता है कि अपना पैसा हाथ में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। एंड आई एम श्योर बाकी शहरों में भी होता होगा, बट इस शहर में आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कि बाकी शहरों में नहीं होते। तो बॉम्बे स्पेशली आप अपने सपने पूरे करने आए थे? बिल्कुल यार, मैंने घर पे बोला था कि मुझे मास्टर्स करने जाने दो। मैंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की थी एम्स से, तो वही बहुत बड़ा चेंज था कि मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में क्यों करनी है।
बहुत लड़ाई वड़ाई हुई 1-1.5 साल। वो भी मैंने सिर्फ इसलिए बोला मास्टर्स का, क्योंकि मुझे पता था खाली तो नहीं जान देंगे कि जाओ सपने पूरे करो। तो मैंने कहा मास्टर्स का लेके जाते हैं और मास्टर्स के साथ अपन कुछ कुछ कर लेंगे। तो मास्टर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड देन मेरा था कि मैं मास्टर्स का मेरा शाम का 2 घंटे का कॉलेज होता था जिसमें मैं जाती नहीं थी और ज़्यादा। कौन सा कॉलेज था? हिंदुजा कॉलेज। ओ हिंदुजा, ये चरनी रोड। हाँ, तो मैं वहीं रहती थी, मैं बहुत कम जाती थी और मेन फोकस यही रहता था कि ऑडिशंस दूँ, क्योंकि एक्टर का भी था। ऑडिशंस दूँ, ओपन माइक्स में जाऊँ, लिखूँ, कंटेंट बनाऊँ, पूरा फोकस इसी पे रहता था। तो आई थिंक मैं तो बहुत सारे सपने लेकर ही आई थी यार मुंबई। तो मतलब जैसे बॉम्बे शिफ्ट हुए तो कॉलेज चल रहा है एक साइड में, और एक साइड में आप ऑडिशन दे रहे हो। बिल्कुल यार, मैं मुंबई लैंड हुई थी ना, तो मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था और मैं फेसबुक पे ऑडिशन ढूंढना शुरू कर चुकी थी एयरपोर्ट पे कि कहाँ हो रहे हैं। मुझे इतनी वो थी, क्योंकि मैंने 1.5-2 साल मैं मरी थी, मुझे बॉम्बे जाना है। मुझे याद है जब बॉम्बे में मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही थी तो मेरे फ़ोन में गाना था और मैं वो सुनते सुनते लैंड करी थी। वो गाना था कर हर मैदान फतेह और मुझे ऐसा लग रहा था जंग जीत क्योंकि वही बात है, पता है, कुछ लोगों के लिए, मैं अपने दोस्तों को जो मुंबई के हैं उन्हें यही बताती हूँ कि भाई हमारे लिए तो मुंबई आना ही सपना था भाई। पहला सपना तो यहीं पूरा हो गया कि हम मुंबई आ गए, उसके बाद शुरू किए बाकी सपने देखना। तो आई थिंक तो पर जो सपने, मतलब पेरेंट्स को पता था सपनों के बारे में, कि पेरेंट्स को एकदम आइडिया नहीं था कि मेरी बेटी जा रही है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए? नहीं, उन्हें पता था। तो मेरे पापा को मैंने एक्टिंग का बताया था। टू बी ऑनेस्ट, राइटिंग वाज नेवर कि मेरा फर्स्ट प्लान नहीं था, क्योंकि उस टाइम मुझे दिखते नहीं थे ऐसे कोई पोएट्स या स्टोरी टेलर्स जो कमा रहे हैं इस चीज़ से। पर उस समय आप लिखते थे? मैं लिखती थी, मैंने ओपन माइक्स भी शुरू कर दिए थे, बट दैट वाज जस्ट फॉर फन। मेरी दोस्त ने पूछा भी था कि तुझे ये करना है लाइफ टाइम, तो मैंने कहा नहीं यार, तो एक्टर बनना है, क्योंकि एक्टर्स का पता है, मैंने उनको फेमस देखा है, मैंने उनको पैसे कमाते हुए देखा है। पोएट स्टोरी टेलर कोई विटनेस ही नहीं था हमारे सामने। तो घर वालों को बोला था एक्टर का, और पापा ने मुझे ये कहा था, मैं बचपन से कथक सीखती थी, तो उन्होंने कहा कि कथक में कुछ कर लो। हाँ, कथक में कुछ कर लो, क्योंकि उनका था कि एक्टिंग में तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया था? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थिएटर किया था भोपाल में, वो भी एक प्ले किया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया था, सीखी भी नहीं थी एक्टिंग कहीं से। बट मुझे लगता था कि मैं बहुत कमाल के एक्टर हूँ, जो कि मुझे अभी भी लगता है। तो इसी चीज को लेके बॉम्बे आए। उसके बाद मेरे को ये वाला लाइफ जानना है कि जब आपका कॉलेज चल रहा था और आप ऑडिशंस दे रहे थे, तो दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? कि प्रेशर पहले दिन से आ गया था दिमाग में कि मेरे को ऑडिशंस क्रैक करने हैं, मेरे को एक्टिंग में जाना है, कि थोड़ा लेड बैक थे कि हाँ चलो मेरा कॉलेज तो कम से कम कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सोचूंगी अगर मिला या ना मिला कर? नहीं, मुझे ये था कि मेरे घर वालों ने भी यही बोला था इनडायरेक्टली, और मुझे भी पता था कि मेरे पास ये मास्टर्स के 2 साल है, मास्टर्स 2 साल की होती है, और यही 2 साल हैं कुछ करने के लिए। अगर इसमें कुछ ऐसा हो गया जिससे ये प्रूव हो गया कि मैं बॉम्बे में टिक सकती हूँ, तब तो ठीक है, वरना शायद 2 साल बाद मुझे वापस दिल्ली जाना पड़े मेरे पेरेंट्स के पास और वहाँ कोई नौकरी पकड़नी पड़े। तो 2 साल ही थे, और वो 2 साल का एक एक दिन मुझे ऐसा लगता था कि अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ, अभी ये भी करना है। दैट वाज द रीज़न कि मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। कंटेंट भी बना रही थी, यूट्यूब वीडियोज़ भी बना रही थी, पोइट्रीज भी कर रही थी, ओपन माइक्स भी कर रही थी, ऑडिशंस भी देने चली जाती थी, क्योंकि वो थी बेताबी थी कि जल्दी से कुछ हो जाए सो दैट मैं यहाँ टिक पाऊँ। तो वो फाइट थी बॉम्बे टिकने की। तो गुंजन, आपके लिए सपने क्या है? सपने यार, पहले मैं बहुत सपने करती थी जब मैं भोपाल से निकली थी, बट मुंबई आके पता नहीं यहाँ के लोगों से बात हुई है क्या हुआ, बट मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया। तो मैं सपनों को अब सपना ना बोल के गोल्स ही बोलती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि सपने कभी कभी अधूरे रह जाते हैं, गोल्स फिर भी पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने जैसे सोचा है कि आप 100 मीटर भाग लोगे, तो 100 मीटर जिसने सोच लिया है वो 50 मीटर तो भाग ही लेगा कम से कम। तो मुझे लगता है गोल फिर भी सही है। सपना सुन के वही आ जाता है कि सपना है ये मेरा, अब क्या पता हो दवाई ना हो पाए। गोल आप लैंग्वेज में भी सुनो, अगर मैं बोलूँ ये मेरा गोल है, आपको लगेगा कि हाँ अचीवेबल है, ये मेरा सपना है, तो बोलोगे कि वाह देखो, हाँ लेट्स सी, आई होप आपका पूरा हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो। तो मैंने गोल्स बोलना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है जब से मैंने गोल्स बोलना शुरू किया है, सपने जो थे वो अब गोल बन के पूरे भी होने लगे हैं। सो या तो छोटी गुंजन का क्या मैं उस समय तो सपने बोलते थे आप, हाँ ठीक है, तो उस समय अगर आप छोटी गुंजन को देखोगे तो उस छोटी गुंजन के क्या क्या सपने थे? यार उसके सपने तो बहुत बड़े थे, मतलब मुझे तो सब बनना था, मुझे बस सारी शोशाबाजी वाली चीज़ें पसंद थी। पहले मेरा मन किया कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ, क्योंकि वो इतनी सुंदर लगती हैं नो, और फिर मेरे को लगा कि मैं मॉडल बन जाऊँ, मिस इंडिया वगैरह में जाऊँ, तो मुझे पता चला मेरी हाइट ही कम है, उसमें 5'6" कुछ चाहिए होती है, मैं 5'3" हूँ। फिर एक्टिंग का आया, तो सपने सारे ऐसे ग्लैमर वाले थे, बट आप मुझे बाहर लोगों के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो एक शब्द नहीं बोल पा रहा, ये क्या कर पाएगा, क्योंकि
मैं कम बोलती थी बचपन से, और फिर ये हमारे घरों में बहुत होता है ना, रिलेटिव्स वगैरह आप पे टैग भी लगा देते हैं कि ये तो बहुत शाय है। शाय है। तो मैं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था शाय क्या होता है, बट जस्ट बिकॉज लोगों ने इतनी बार बोल दिया कि गुंजन बहुत शाय है, गुंजन बहुत शाय है, मैंने भी मान लिया कि हाँ मैं शाय तो हूँ। और फिर जब मान लिया तो फिर मैं वैसे ही रहने लगी, मैंने बोलना ही छोड़ दिया। तो मुंबई आके मुझे ये प्रॉब्लम भी बहुत हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी वोकल हैं अपने बारे में, है ना। तो मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह ज्वाइन की थी, तो मैं उस पर बोल ही नहीं पाती थी यार। मतलब मीटिंग बैठी है टीम और मेरे पास हैं आइडियाज़ हैं, बट मेरे मुँह से निकलता ही नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी इंटर्नशिप से मुझे 2-2 दिन में निकाल दिया गया कि विल कॉल यू बैक। सो या तो ओवर द लास्ट 10 years गुंजन, ठीक है, आप अभी जहाँ पे हो, लाइक आप ओपन माइक्स करते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप अपना काम, आई एम श्योर यू लव व्हाट यू आर डूइंग, ऑफ कोर्स, या लाइक यू लव इट। या एंड अगर कुछ और, अगर ये नहीं होता आज के दिन, अगर पोइट्री नहीं होती आज के दिन, ओपन माइक्स नहीं होता, तो आप क्या कर रही होती? तो फिर मैं स्ट्रगलिंग एक्टर होती। कर तो यही रही होती। मुझे लगता है कि घर वालों का प्रेशर शायद बहुत होता, अभी जैसे नहीं है। अभी उनको लगता है कि ठीक है ये अच्छा कमा रही है, अच्छा कर रही है, लेट हर डू इट। बट तब शायद प्रेशर बहुत होता। बट मुझे लगता है कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकती यार। मतलब मेरे अंदर बसता है कि मैं कलाकार ही रहूं। और अगर रेगुलर, मतलब मुझे पता है नौकरी पे जाके प्रॉब्लम क्या होती है। मैं किसी भी नौकरी पे जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं इस इंसान के विजन के लिए क्यों मेहनत कर रही हूँ। मेरे दिमाग में बस यही आता था कि इसका भला होगा ना ये। पर तो आपने जॉब किया हुआ है? मैंने फ़िल्टर कॉपी में जॉब किया 1 साल। आई थिंक दैट वाज द ओनली जॉब। उसके अलावा मैंने ऐसे इंटर्नशिप्स वगैरह किए। और क्या रोल में जॉब किया था? फ़िल्टर कॉपी में आई वाज कास्टिंग एसोसिएट। तो Oh, मैं nice. लोगों के ऑडिशंस लेती थी। मेरे खुद तो क्रैक नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। तो ये कितना अजीब सा बहुत calculation अजीब नहीं है। तो आपको समझ में आता है, मुझे समझ में आया था कास्टिंग करके कि इट इज़ एक्चुअली नॉट अबाउट एक्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्टिंग इज़ अ सेकेंडरी थिंग। अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक ऐड बना रही हूँ, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक चेहरा है, मुझे उससे मिलता जुलता जो चेहरा मिल गया, जो पर्सनैलिटी मिल गई, तो मैं उसको लॉक कर दूँगी। एक्टिंग तो डायरेक्टर्स निकलवा लेते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है एक्टिंग। तो मुझे उस टाइम ये समझ में आया था कि इट्स अबाउट वो राइट प्लेस राइट टाइम वाली बात ज़्यादा है, मोर देन एक्टिंग। एंड ऑफकोर्स एक्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सेकेंडरी मैं कहूँगी। फर्स्ट यही है कि आप वो डायरेक्टर के विजन में अगर आप जम गए तो फिर वो आप पे मेहनत कर लेगा, वो आपको 3 महीने की वर्कशॉप दिलवा देगा, सब कर लेगा वो आप पे। बस वो विजन में अटकना चाहिए चेहरा। इतने सारे लोग ना ऑल ओवर इंडिया से बॉम्बे आते हैं गुंजन, एक सपना लेके आते हैं। आई थिंक मैं भी उनमें से एक ही हूँ कि जो जस्ट 1.5 months हुआ है मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। आई थिंक बहुत सारे लोग एक सपने के साथ आते हैं कि मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को मूवी में घुसना है, मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को पैसे कमाना है। वो सपने सबके पूरे होते हैं यार? सबके तो नहीं होते ऑफ कोर्स। मतलब मेरे परिवार का ही एक इंसान है जो बॉम्बे आए थे मुझसे पहले। उनको भी शायद 1 साल कुछ दिया गया, एंड 1 साल में ही डिड वेल। ही डिड डीडी नेशनल वगैरह के शोज़ वगैरह कुछ किए उन्होंने, और आई एम श्योर वो और बेहतर कर सकते थे, बट उनको टाइम नहीं मिला तो उनको वापस जाना पड़ा ना। अब उस बात को हो गए हैं 10 साल। वो नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, एंड यू नो ही ट्राइज़ कभी कभी कि मैं यूट्यूब पे कुछ कर लूँ, बट टाइम नहीं निकल पाता नौकरी की वजह से। तो जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि वो अधूरा सपना है उनके अंदर, जस्ट बिकॉज उनके घर वालों ने टाइम नहीं दिया। तो यार बहुत चीज़ों में इसका फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, आपके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ साल तो आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट करेंगे ना जब आप कुछ नहीं कमा रहे, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत सपने रह जाते हैं अधूरे, एंड आई थिंक लोग उनके साथ फिर वो भी कर लेते हैं, समझौता भी कर लेते हैं कि ठीक है हमने एटलीस्ट ट्राई किया। लेकिन मुझे लगता है ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्राई करके अगर आपका नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि चल मैंने मौका तो दिया था। मौका ही नहीं दिया तो फिर भाई बुढ़ापे में बहुत दुख होता है इस बात का, मुझे लगता है। गुंजन, अगर आज के दिन मतलब जिस सपने के साथ आप आए थे, अगर वो सपना बाई चांस नहीं होता, मतलब बॉम्बे आके वो सपना पूरा नहीं हो पाता, तो कभी सोचा है इसके बारे में? क्या अगर मैं बॉम्बे आई हूँ, अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मैं जो चाहती थी वो नहीं हो पाता, तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ये। मतलब मुझे हमेशा से लगता है, मतलब जब एक बार मुझे रेडियो मिर्ची ने रिजेक्ट किया था कि फॉर दी आरजे थिंग कुछ हो रहा था एज अ जॉब मैंने जॉब अप्लाई किया था, तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हुआ। अगेन मैं ग्रुप डिस्कशन में बोल नहीं पाई, तो उन्हें लगा होगा कैसा आरजे कुछ बोल नहीं पाता है, मुझे उस राउंड में निकाल दिया गया। तो मैंने अपनी डायरी में आकर लिखा था कि आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम रेडियो मिर्ची। और वो लिखते वक्त भी ना मुझे ये पता था कि कभी किसी दिन मैं रेडियो मिर्ची पे जाऊँगी ना, जबकि उस वक्त कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, कल मेरे कुछ फॉलोअर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो लिखते वक्त भी मेरे दिमाग में था कि कभी जाऊँगी तो उन्हें बताऊँगी। तो मुझे हमेशा से ना ये मैड बिलीफ रहा है कि कुछ तो बढ़िया ही हो जाएगा मेरे साथ। कभी गई उसके बाद?
नहीं यार, अभी तक नहीं बुलाया उन्होंने, बट मे बी ये देख कर बट मतलब मैं वही कह रही हूँ कि हर चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा, जैसे बिलबोर्ड वाला भी हुआ, वो बिलबोर्ड देख के मुझे इतनी, मतलब मुझे आई वॉज हैप्पी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो क्या हो गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने इतनी बार बिलबोर्ड्स देख लिए हैं, मैं रो चुकी हूँ वो ग्रेटफुल फील करके कि ओ माय गॉड मेरे बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, जब नहीं लगे थे। तो जब वो हुआ तब ऐसा लगा कि हाँ होना ही था। मतलब उस समय कैसा फील होता है, क्योंकि आई थिंक जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ज़्यादा कि बिलबोर्ड लग जाए, मेरे बॉम्बे में बिलबोर्ड हो, एक बिलबोर्ड हो, ऑन स्पॉट जब खड़े हो के आप बिलबोर्ड देखते हो, और उस समय कैसा फीलिंग आता है? आर यू रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ? आर यू लाइक कि आई मेड इट इन लाइफ, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड? कि वो कुछ अधूरापन फिर भी रहता है कि चलो लग गया। सो वो चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हो कि वापस आगे का सोचने लग जाते हो? आई ऑलवेज सेलिब्रेट, लाइक मैं तो अपनी हर चीज़ सेलिब्रेट करती हूँ। जब भी कुछ होता है तो मैं कुछ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाके उन्हें ट्रीट दे दूँ या कुछ भी करूँ, आई ऑलवेज सेलिब्रेट। बट एट द सेम टाइम मैं जैसे कि बता रही हूँ ना कि मैंने ऑलरेडी इतना कुछ सोच रखा है ना यहाँ पे, कि इतनी बार मैंने मेडिटेशन में बैठ के बिलबोर्ड्स देख लिए अपने, और जो वो खुशी थी, जो वो रोना निकलता है देख के कि क्या देख लिया, ओ माय गॉड आई मेड इट एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब ऑलरेडी मेरी मेडिटेशन में, मेरे उसमें हो चुका है। तो अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ पता ही था, मतलब गुड फॉर मी, ऐसा करके तो हल्की सी खुशी होती है एंड प्राउड फील होता है, बट देन आई मूव ऑन, बिकॉज वो हो चुका है। अब जो और चीज़ें हुई थी उनको लेने जाना है, तो वैसा रहता और है। एक और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना था कि कभी एक ऐसा मोमेंट आया लाइफ में, मतलब मेरे लाइफ में आया हुआ है, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा मोमेंट आया हुआ है जहाँ पे यू थॉट समवेयर कि हाँ आई हैव डन समथिंग इन लाइफ, कि एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट, कुछ भी हो सकता है वो। आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मे बी यू विल गेट एन yeah. अंडरस्टैंडिंग। सो बचपन में ना मैं नॉवेल्स, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, और मैंने सबसे पहली नॉवल ना एक ऑथर की पढ़ना स्टार्ट किया, एंड जैसे वो मैंने नॉवल ख़त्म की एंड आई वाज जस्ट क्राइंग, इट वाज अ रोमांटिक नॉवल, एंड नॉवल ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, यार ये क्या बंदा है, लाइक दैट ऑथर, कि द एक्चुअल ऑथर ऑफ दैट नॉवल, कि ही इज़ अमेजिंग, लाइक मेरे को जेन्यूनली इससे मिलना है, बट इट इज़ नॉट एट आउट पॉसिबल। आई वॉज इन 10th grade एंड थिंकिंग अबाउट ये ऑथर से मैं कैसे मिलूंगा, कैसे क्या करूँगा, मतलब वो सिर्फ थॉट था एक। एंड जस्ट few months back, I did a podcast episode with that author. Wow. तो I think that is when I realized कि यार Shanky, you have come somewhere. मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहा है ये बोल के, because this is very big for me कि एक बच्चा जो क्लास में नॉवल पढ़ के सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ये ऑथर इतना बड़ा ऑथर है, कैसे रीच आउट करूँ या कैसे, I did an episode with him and I'm like, Wow. That is what life is. Yeah. That is what you think about, and जो सपने आप देखते हो, जो आप सोचते हो, वो पूरे होते हैं. That is how you feel. So that is the day I realized कि यार Shanky, you have come somewhere. Yeah. Like not कहाँ जाना है, but For sure. somewhere. So ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है? यार मेरे ना एक तो बहुत मोमेंटरी होते हैं कि मुझे एकदम से लगने लगेगा कि वाह यार क्या कमाल कर लिया मैंने लाइफ में, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाता है. बट मुझे लगता है कि जिस दिन मैं शाहरुख खान से मिल लूँगी उस दिन आई कैन से कि आई हैव मेड इट इन लाइफ. बट मतलब ना मेरे दिमाग में मैं बहुत ही कुछ क्रेजी सोच के बैठी हुई हूँ. मतलब मुझे मेरे जो हस्बैंड है वो कई बार बोलता है, कभी हम बात कर रहे हैं और मैं लो हूँ तो वो मुझे से बोलता है कि तुम तो ऑलरेडी कितना बवाल कर रही हो अपने करियर में, जस्ट लुक एट वेयर यू हैव कम, ये वो ये और क्या चाहिए तुम्हें, ऐसे ऐसे करके बोलता है कि मतलब कितना कुछ तो हो रहा है, वो तो देखो. तो मैं उसको भी ये बोलती हूँ कि जिस दिन मेरे घर के बाहर भीड़ लगने लगे ना, लोग चिल्लाने लगे गुंजन गुंजन, उस दिन बोलना कि और क्या चाहिए. तब तक बहुत कुछ चाहिए मुझे. सो आई थिंक मतलब इतना क्रेजी सोच रखा है कि हंसी भी आ जाती है कभी कभी कि क्या ही सोच लिया है भाई कैसे होगा. बट हाँ, इसलिए शायद अभी तक ऐसा लगा ही नहीं. गुंजन, एक लड़की के लिए सपने देखना क्या होता है? मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था, जब अभी वर्ल्ड कप जीती हैं हमारी लड़कियाँ, तो उसी दिन मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे डाला था. मुझे लगता है कि यार कोई कुछ भी कहे, बट लड़कियों के लिए सपने देखना थोड़ा और टफ है, बिकॉज आपको हर कहीं कभी कभी बता दिया जाएगा कि भाई सुनो आप लड़की हो, ज़रा आप थोड़ा संभल जाओ एंड इतने बड़े सपने मत देखो, ये सब. तो आई थिंक सपने देखना थोड़ा सा टफ रहता है. बट अगेन मुझे बहुत इश्क है उन लड़कियों से जो बड़े सपने देख रही हैं, अपने सपनों पे काम कर रही हैं, बिकॉज आई नो कि वो टफ़ है. लोग कहते हैं शादी के बाद टफ़ है, बट मुझे लगता है शादी से पहले भी टफ़ है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं कि बेटा आप इतने पैर मत फैलाओ. उस पर मैंने कुछ लिखा था कि बड़े सपनों के साथ मैं निकल पड़ी हूँ आदर कमाने,
बड़े सपनों के साथ मैं निकल पड़ी हूँ आदर कमाने। सब कहते हैं पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने लिए नई चादर लाने। ओह तो अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैं तो चादर खरीद ली अपनी बहुत बड़ी। दिस इज सो ब्यूटीफुल गुंजन। थैंक यू। सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब सपने पूरे नहीं होते कि जब प्यार पूरा नहीं होता? मुझे लगता है कि सबके लिए अलग है एक तो ये बात, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका प्यार अधूरा रह जाए और आप उस वक्त कहीं गलत जगहों पे ना जाकर अपने सपनों पे काम कर लो, अपने गोल्स पे काम कर लो, तो वो एकदम स्पीड पकड़ लेते हैं ऊपर की तरफ। ऐसा मुझे लगता है। कभी हुआ है ऐसा? यार हाँ, मतलब व्हेन आई वेंट थ्रू हार्ट ब्रेक, आई थिंक 2018 और 19 सेम टाइम व्हेन आई वाज हियर, तब मुझे समझ में आया था कि आई हैड ऑप्शंस कि भाई या तो तुम फालतू की चीज़ों में लग जाओ, कुछ करने लगो, टाइम पास करने लगो, या फिर तुम अपनी सारी एनर्जी उस पर डाल दो। बट ये है कि तब मुझे नहीं पता था कि आई एम चूजिंग दिस ऑप्शन। तब ये था कि मैं इतनी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड थी कि मुझे लगा कि आई हैव टू थिंक समथिंग एल्स। तो मैंने अपने आप को 2 इंटर्नशिप्स में डाल दिया। आई वॉज वर्किंग सो मच एंड मुझे लगता है कि वो जो मैंने उस वक्त काम किया, मतलब ये था कि एम्बैरेसमेंट होती थी, मैं बहुत शाय थी, बात नहीं की जाती थी, बट स्टिल आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ बिकॉज मुझे था कि मुझे उन थॉट से दूर जाना है। तो उस वक्त जो मैंने अपने करियर पे काम किया ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी ने मुझे आगे धक्का दिया है। एंड या तो एक पोएट के लिए हार्ट ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? ये लोग बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि हार्ट ब्रेक ही नहीं, सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्यार फील ही नहीं हुआ है तो आप लिखोगे कैसे प्यार के ऊपर? हार्ट ब्रेक को बस बहुत ग्लैमराइज कर दिया है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि हार्ट ब्रेक में आप इतने ज़्यादा डीपली कुछ हर्ट होते हो ना, आपको इतना ज़्यादा डीपली फील हो रहा होता है, तो अगर उस वक्त आप कुछ भी लिखो या कुछ भी करो तो उसमें बहुत सारे रस निकल के आ जाते हैं। तो मेरी तो उस वक्त की कविताएं बहुत ही वायरल गई थी। मैंने इस पर लिखा था कि तेरी बेवफाई पे लिखे शेर पढ़े तो आशिकों की शाम बन गई। तेरी बेवफाई पे लिखे शेर पढ़े तो आशिकों की शाम बन गई। अच्छा हुआ चला गया तू, तेरी बेवफाई पे लिख के मैं कामयाब बन गई। ओह तो मैंने तभी लिखा था ये, तो मुझे लगा कि हाँ यार बढ़िया चीज़ है। आई थिंक गुंजन, जो तुम बोल रही हो ना, एकदम मेरा जो आई वॉज नेवर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, ठीक है, मैं कभी कॉन्टेंट क्रिएशन में घुसा नहीं था। मैं एक बार हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा 2017 के करीब, ठीक है, तो तब मैं लिखना स्टार्ट किया था। तो आई एम ऑल्सो बेसिकली अ राइटर, जो सिर्फ नॉट इन अ वेरी पोएटिक वे, बट सिर्फ आई जस्ट यूज टू राइट वॉट एवर आई यूज टू फील। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। एंड देन इन 22 और 23 मैं इंस्टाग्राम पे ना अपने इंग्लिश में कोट्स लिखता था लव रिलेटेड, वो डालने लगा। एंड दैट इज हाउ आई गॉट इन टू कॉन्टेंट। सो मैं पहले राइटिंग्स लिखता था, फिर धीरे धीरे फिर रील्स का चीज़ आ गया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड ऑल। तो मेरी जर्नी भी इसी से स्टार्ट हुई है, लाइक कि बहुत लोगों की इसी से हुई है, जो हार्ट ब्रेक होके जाता है। एंड आई थिंक दैट एक्चुअली पुशेस यू। या मतलब आई डोंट नो क्या आ जाता है यार, किसी किसी के अंदर रिवेंज वाली भावना आ जाती है। मेरे अंदर रिवेंज तो नहीं था, मेरे अंदर बस यही, मुझे तो मेनली डिस्ट्रैक्ट करना था खुद को। और डिस्ट्रैक्ट करने का एक रास्ता यही था कि मैं बहुत काम करती हूँ। मैंने बहुत ओवरवर्क किया उस टाइम, मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई थी बिकॉज ऑफ दैट, मतलब विच आई रिग्रेट, बट स्टिल आई फील कि उस वक्त काम करना बहुत ज़रूरी था और उस काम ने मुझे बहुत धक्का दिया है आगे। एक मैसेज सबके लिए, बिकॉज बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स जो देखते भी है, वो आई थिंक दे आर हार्ट ब्रोकन और दे आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक। तो एक मैसेज उनके लिए कि इफ़ दे आर हार्ट ब्रोकन एट दिस पॉइंट, अगर अभी उन लोग का दिल टूटा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं उन लोग अपनी लाइफ को बेटर करने में? हाउ कैन दे गेट इनटू समथिंग गुड, और हाउ कैन दे मूव ऑन फ्रॉम दैट हार्ट ब्रेक राइट नाउ? यार मैंने बहुत टाइम पहले एक लाइन लिखी थी विच आई थिंक गोज़ वेरी वेल फॉर दिस। और बस एक लाइन है, कुछ टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कि चलो ख्वाब पूरे करते हैं, चलो ख्वाब पूरे करते हैं, इश्क शायद अधूरा ही अच्छा है। गुंजन यार, आई एम सो लविंग इट यार। इट्स लाइक कि मैं ना बैठा हुआ हूँ, मैं एक पोइट्री शो देख रहा हूँ, एंड इट इज एंड योर वर्ड्स, नो, आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू बेसिकली एक रील ही आया था, एंड द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बहुत सूदिंग लगता है सुनने में। एंड जो वर्ड्स आप पिक करते हो, लाइक एग्जैक्टली जो वर्ड्स यूज करते हो, it's a masterpiece that you're making, to be honest. That means a lot. I have always adored your work. I've always loved your work, and it's so I'm so happy कि ये सब
सामने बैठ के सुन रहा हूँ मैं तुमसे। थैंक यू यार, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग ना इससे रिलेटेड करते हुए अब हम लोग जाते हैं थोड़ा प्यार की तरफ। हाँ, ठीक है, सबसे पहले प्यार क्या है आपके लिए? प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। बट आई जेन्युइनली प्यार दोस्ती है? आई जेन्युइनली फील दैट कि प्यार दोस्ती ही है। मैंने अपने एंगेजमेंट पे भी जब स्पीच देते हैं लड़का लड़की, तब भी मैंने ये स्पीच दी थी कि मुझे लगता है कि अगर कभी प्यार डगमगाया भी हम दोनों के बीच, तब भी हमारी फ्रेंडशिप इस रिश्ते को बचा लेगी, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, वी वॉन्ट टू टॉक टू ईच अदर, वी वॉन्ट टू हैव फन विद ईच अदर, वी वॉन्ट टू वॉच मूवीज़ टुगेदर, वी वॉन्ट टू शेयर अबाउट आवर डेज टुगेदर। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है हर रिश्ते में दोस्ती ज़रूरी है, टू बी ऑनेस्ट। हर जो भी आपका प्यार का रिश्ता है, अगर आपके पापा के साथ है, मम्मी के साथ है, तो उसमें भी भले ही दोस्ती का लेवल थोड़ा कम हो कि आप हर चीज़ नहीं बता सकते, बट थोड़ी दोस्ती जहाँ पे रहेगी ना, वहाँ पे ईज़ रहेगा, और जहाँ पे ईज़ रहेगा वहाँ रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे, और जहाँ रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे तो वो लंबे चल पाएंगे। तो आई थिंक ये पूरा एक सर्कल है जो दोस्ती पे आके टिकता है। मेरे को लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी शाहरुख खान फैन हो। आई लव शाहरुख खान। तो शाहरुख खान प्यार के बारे में जितनी भी मूवीज करता है, एंड वी नो हिम एज द गॉड ऑफ लव। ओके, तो शाहरुख खान आपको आपके रिलेशनशिप में, अगर अभी आपकी शादी हो गई है, तो व्हाट हैज शाहरुख खान टॉट यू अबाउट लव इन योर रिलेशनशिप? यार, मोर देन लव, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैंने शाहरुख खान से ऐसा लव के बारे में कभी इंस्पिरेशन ली नहीं है, बिकॉज मूवीज़ ऑफकोर्स उनकी मूवीज़ हैं, बट दे आर रिटन बाय समवन एल्स, इट्स नॉट शाहरुख खान हु इज़ राइटिंग दैम। बट एज अ पर्सन मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली है कि मुझे वो जो विटीनेस है ना, आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस दैट, बिकॉज हमारे साथ अभी कम लेवल पे होता है, बट उनके साथ तो बहुत हुआ है कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और किसी ने कुछ रैंडम सवाल बोल दिया, तो यू कांट एकदम से रिएक्ट लाइक दिस कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, just give them a witty answer and move on from it. So that is something I really want to learn from him. I remember one of his interviews जहाँ पे किसी इंटरव्यू ने पूछा था उससे कि अगर आपका नाम SRK के बदली ऐसा कुछ बोला था कि आपका कुछ होता, तो उसने बीच में ऐड किया था शाहरुख राधा कृष्ण। हाँ, I remember. He's just so, मतलब, and he's well read. उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मतलब उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, उन्होंने, मतलब आई रेड वन बुक अबाउट हिम, तो उसमें भी था कि उन्होंने बचपन से इतने थिएटर प्लेस देखे हैं, तो उनकी ना वो नॉलेज बहुत है। मुझे लगता है जब भी कोई नॉलेजेबल इंसान बात करेगा ना, तो वो आपको अलग से समझ में आएगा, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टू हैव, एंड ही हैज़ इट। उसके साथ गुंजन, you are married now, okay? Yeah. And I want to know about your married life. Yeah. Okay, so सबसे पहले we know the story. Yeah. हम लोग को पता है कि आप कैसे मिले हो, Yeah. and I think पूरा इंटरनेट को पता है ये स्टोरी कि आप लोग कैसे मिले हो and how everything happened. Yeah. ठीक है, पर मेरे को वो चीज़ टच नहीं करना है, वो सबको पता है। मेरे को बात करना है कि आपके दिमाग में प्यार का मतलब क्या था शादी से पहले और क्या हो गया है शादी के बाद? ओके, तो शादी से पहले प्यार वॉज लाइक बेसिक तो सेम ही था, प्यार दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट मेरा सेम है कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदर देन दैट शादी से पहले थोड़ा ये था कि फ़न और ये सब की तरफ ज़्यादा ध्यान था। अभी आई फील शादी के बाद इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टैंड फॉर ईच अदर, एंड आई एम नॉट सेइंग टेकिंग अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फैमिली और समथिंग, इट्स जस्ट छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी आपको अपने आगे भी दूसरे इंसान के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपके अंदर का ईगो जाग रहा है कि भाई नो दिस इज़ नॉट फेयर, ये वो ये, बट यू लव दिस पर्सन, तो आपको अपने आगे खड़ा होना पड़ेगा कि एक्सक्यूज़ मी, वी कैन टॉक टू दैट पर्सन लाइक दैट, वी लव दैट पर्सन, एंड देन यू हैव टू टॉक पोलाइटली। तो आई थिंक अपने साथ भी बहुत सारे बैटल्स आप लड़ते हो व्हेन यू लव समवन एंड यू डोंट वांट टू हर्ट देम, बिकॉज हम सब अलग अलग, अब मैं तो ओनली चाइल्ड हूँ, मेरा हस्बैंड भी ओनली चाइल्ड है, वी हैव नेवर डेल्ट विद अनदर ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग दिस क्लोजली विद अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक अ सिबलिंग और समवन, लाइक अ सिबलिंग। तो हम, मतलब हमारे पेरेंट्स हम दोनों को देखते तो वैसे ही देखते हैं कि तो सिबलिंग की तरह लड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभी, बट कभी कभी आपको समझ में आता है कि हम दोनों को अपने पर्सनल स्पेस की इतनी आदत है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, दैट एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि भाई ऐसे नहीं बात कर सकते, हमें तमीज़ से ही बात करनी है। तो आई थिंक वही है प्यार। मुझे लगता है कि ये मैंने शादी के बाद ही समझा है कि प्यार, इज़्ज़त देना सबसे इम्पॉर्टेंट है प्यार में। कभी कभी आपको लव फील नहीं होगा, आपको मन भी नहीं करेगा सामने वाले से बात करने का, बट दैट डजंट मीन कि आप उससे बदतमीज़ से बात कर सकते हो। यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, दैट डिग्निटी, बिकॉज यू लव दैट पर्सन। प्यार में एक डील ब्रेकर, सबसे बड़ा डील ब्रेकर क्या है कि जो एक जन को एक रिलेशनशिप में कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए? आई थिंक फॉर मी इट इज़ अब्यूज़
कि एक रिलेशनशिप में आई डोंट थिंक सो यू शुड एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ Yeah. अब्यूज. सो व्हाट do you have in mind about I that? think abuse for sure, of course, and any kind of abuse, emotional, physical or any verbal. उसके अलावा आई थिंक चीटिंग इज ऑल्सो समथिंग आई डेफिनेटली फील इज अ डील ब्रेकर एंड बोथ चीटिंग इमोशनल एंड फिजिकल बोथ. तो इमोशनल चीटिंग में क्या क्या आता है, अगर आप ये एक्सप्लेन करोगे? आई हैव हर्ड अबाउट इट. लाइक मुझे एक तो मैंने ये भी पढ़ा है कि स्पेशली लड़कियों को इमोशनल चीटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इमोशनल चीटिंग इज़ बेसिकली कि आपको प्यार हो गया किसी और से. यू हैव नॉट डन एनी थिंग फिजिकली, यू आर इज सेपरेटेड, बट आपको प्यार ही हो गया किसी से, आपको लगाव हो गया किसी से, आपको ज़्यादा केयर होने लगी. आई हैव हर्ड कि लड़कियों को ये ज़्यादा हर्ट करता है और लड़कों को फिजिकल चीटिंग ज़्यादा हर्ट करती है. बट अगर मेरी माने तो मुझे तो दोनों ही हर्ट करती हैं. मेरे को तो है कि फिर आप निकल जाइए. Absolutely. और लड़के लड़कों का प्यार करने का तरीका अलग होता है और लड़कियों का प्यार करने का तरीका अलग होता है. लाइक आई थिंक ये बहुत लोग बोलते हैं लड़का लड़की का, बट आई थिंक पता है सबका ही अलग होता है. आप यहाँ पे 4 लड़कियाँ बिठा दो और उनसे पूछो आपकी लव लैंग्वेजेस क्या है, सबकी अलग अलग होगी. किसी को लगेगा कि मुझे गिफ्ट्स मिले तो मुझे लव फील होता है, किसी को लगेगा कि सामने वाला मुझसे प्यार से बात कर लेना तो मुझे लव फील होता है. तो आई थिंक वो लव लैंग्वेजेस सबकी अलग है. तो ऑफकोर्स लड़का लड़की तो बिल्कुल ही अलग बने हुए हैं प्रॉपरली, तो उनकी तो अलग होगी ही. लकीली मेरे और मेरे पार्टनर की ऑलमोस्ट सिमिलर ही है लव लैंग्वेज. हमारी सभी है लव लैंग्वेज, हमें सब चाहिए. एक्ट ऑफ सर्विस भी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें भी चाहिए, रीअश्योरेंस भी चाहिए, सब चाहिए. बट मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि स्पेशली नॉट आर्ग्यूमेंट्स में, बट लड़कियां कभी कभी चाहती हैं बात करते हुए कि सामने वाला उनको पहले इमोशनली केटर करे, उसके बाद लॉजिक पे आए. लड़के पहले लॉजिक पे कूद जाते हैं. मेरी बहन मुझे कुछ दिन पहले बोल रही थी कि जब कुछ रैंट करना होता है तो तू मुझे ही कॉल करती है हमेशा, तू जीजू को बताया कर. तो मैंने कहा भैया जीजू तुम्हारे देते हैं लॉजिक कि तूने ऐसा फील मत करो, तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए. मेरी वो तू मुझे सुनती है, तू मुझे बोलती है हाँ यार इसने ऐसा कैसे कर दिया, एक गलत इंसान है, और फिर तू बोलती है बट मुझे लगता है कि तू थोड़ा ओवर रिएक्ट करे. तो मुझे पहले चाहिए तुम मुझे इमोशनली केटर कर दो, तुम भी 2-3 बातें बोल दो उस इंसान के बारे में कि हाँ वो तो ऐसा ही है वैसे ही. उसके बाद लॉजिक पे आओ. एंड दिस आई हैव सीन विद मेनी गर्ल्स. बहुत लड़कियां अपने लड़के पार्टनर को भी रैंट करने वाले मूड में तो कॉल नहीं करती, क्योंकि वो नहीं करते सामने से रैंट. वो ऐसे कहते हैं कि मे But that is true, no? Like, I'm in a relationship right now, Yeah. and I think this same thing happens with me also. Yeah. तो मेरे लिए क्या एडवाइस होगा? मैंने अपने पति को भी यही बोला है कि पहले आप ना उसके साथ, जैसे उसने बोला कि यार आज कितनी गर्मी थी, पता है कि मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया गर्मी में जाके. तो आप ये मत बोलो कि ऑटो से क्यों गई, एसी वाली कैब से चली जाती. पहले बोलो कि गर्मी तो बहुत है भाई, पता नहीं क्या हो गया है मौसम को यार, एक काम करना अगली बार से कैब में जाना. दिस इज द वे. दिस इज द वे टू टॉक टू गर्ल्स. गुंजन यार, हम लोग आप ना बुक लिख दो इस पे. मैं तो बोल रहा हूँ कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स बाय बिकॉज गुंजन. मुझे पता है कि मुझे ये सुनना होता है भाई जब मैं कंप्लेन कर रही हूँ, कि पहले आप भी रजिस्टर करो कंप्लेन को कि हाँ तुम वैलिड. एक और एग्जांपल दे दो मेरे को प्लीज, एक और कोई. ओके जैसे कि अब कोई लड़की किसी के बारे में बात कर रही है कि यार मेरी ये कलीग ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो मुझे टोकती रहती है. तो आप उसको एकदम से ये मत बोलो कि तो तुम उसके साथ लंच ही क्यों करती हो, मत करा करो ना उसके साथ लंच. पहले से हाँ यार मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अजीब ही लड़की है, कहाँ से आई है. तुम एक काम करो, कल से उसके साथ लंच मत करना. Oh my God. This is the way. Bang on. I think सब लड़कों को ये लेसन ले लेना चाहिए. बिल्कुल यार ले लो प्लीज, बहुत भाई, ईजी हो जाएगा. गुंजन यार, आई थिंक ये कितना रियल है व्हाट यू मेंशन्ड. एंड सिर्फ द वे, एंड आई थिंक लड़कों को ये सीखना भी चाहिए कि आपको सिर्फ अपने वर्डिंग्स को एक तरीके से प्लेसमेंट करनी है. Yeah. कि जो चीज़ तुम्हें बोलना है वो बोलो, पर वो चीज़ को ना बाद में बोलो, उससे पहले एक लाइन जोड़ दो. आई थिंक कॉन्वर्जेशन तुम्हारा अच्छा बन जाएगा. एग्जैक्टली. मैंने कहीं पढ़ा था पता है कि पुरुष जब गुस्से में होते हैं तो वो चाहते हैं मौन रखना, और औरत जब गुस्से में होती है वो चाहती है कि कोई उसे सुन ले. तो आई थिंक जब तक आप सामने वाली आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है यार, मम्मी भी है ना, उनको जब तक आप हर्ट फील नहीं कराओगे ना, उनको सारे लॉजिक सर के ऊपर से जाएंगे, उनको लगेगा ये भी उसकी ही टीम में है कहीं ना कहीं. तो आपको पहले उन्हें हर्ट करवाना पड़ेगा कि जो तुमने कहा मैंने सुना और मैं भी यही मानता हूँ कि हाँ बात तो सही है. फिर बाद में भले ही आप पलट जाओ भाई, बाद में भले ही आप बोल दो, पर मुझे लगता है कि तुमने थोड़ा वो कर दिया. पहले आप उन्हें केटर कर दो ताकि वो शांत हो जाए, उसके बाद आप बोल दो अपनी बात. आई थिंक ये बहुत जरूरी एक है. रिलेशनशिप में आप ही का एग्जांपल ले सकते हैं कि सबसे फनी चीज़ में क्या में लड़ाई होती है, कि एकदम फनी चीज़, अगर बाहर वाला कोई सुनेगा तो बोलेगा भाई तुम लोग क्या इस चीज़ में लड़ाई कर रहे हो.
फ़नी चीज़ यार, सभी फ़नी लगता है बाद में, तो बाद में लगता है कि सभी कितना फ़नी था। बट हाँ मतलब एक तो मेरी तो टचवुड बट कम ही लड़ाई होती है मेरे हस्बैंड से। एक तो लड़कों का मुझे लगता है कि लड़कों को पता नहीं है कि कब फ़नी होना है और कब फ़नी नहीं होना है, तो इस बात पे लड़के 24 घंटे फनी मूड में रहते हाँ, हैं, आई राइट? थिंक उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, जितना मैंने पढ़ा है अब तक, कि लड़कों ने बचपन में ही वो डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया होता है कि भाई हमें जब टेंशन क्रिएट हो तो उस पर कुछ जोक मार दो। बट कभी कभी हम मूड में नहीं होते जोक सुनने के, तो मेरी तो इस बात पे बहुत पिन की छूटती है कि भाई जब मैं सीरियस बात कर रही हूँ तो तुम जोक क्यों मार रहे हो। बट आई थिंक वो उनका तरीका होता है, तो आई थिंक यही है। और लड़कों के लिए प्यार कैसे कैसे डिफरेंट हो जाता है एक लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? प्यार यार मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब मुझे ऐसा कुछ खास जैसे कि मैंने बताया कि सबकी लव लैंग्वेजेस अलग होती हैं। बट मैंने कहीं देखा भी था कि बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि भाई लड़के बोल रहे हैं कि लड़कों का प्यार कम हो गया। बट आई थिंक उनका फिर यही रहता है कि अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि मेरी मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेरी कभी कभी मुझे फेमिनिन कम लगती है और मस्कुलिन ज़्यादा लगती है, तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं भी वैसी ही हूँ। मुझे भी लगता है कि हाँ अब शादी हो गई, अब हाथ पकड़ के रखते हैं और अपने इंडिविजुअल गोल पे ध्यान देते हैं, और एक बीच में है जो म्यूचुअल गोल है हमारा, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, करेक्ट। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा इधर ही मत रहो कि फिर वो उसकी गाड़ी निकल जाए। तो मैं भी यही मानती हूँ और वो भी यही मानते, तो हम दोनों तो काफ़ी सिमिलर पेज पे रहते हैं इस मामले में। उसके बाद गुंजन ना, हम लोग ये हम सबका बन चुका है, आई थिंक इट्स अ पैटर्न दैट वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स फॉलो, ठीक है, कि हम लोग अपने ज़िंदगी को खुद ही इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि एक्चुअली ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हम ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ज़िंदगी। जितने लोग मैंने ऐसे देखे अपने सर्कल में ना, जो बहुत इजीली हंस देते हैं, जो बहुत इजीली जो लाइट रहते हैं, मुझे रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी भी उनके साथ आसान रहती है। अगर आप ज़िंदगी को एकदम टफ़ है सोचोगे तो ज़िंदगी भी फिर टफ़ ही बनाएगी आपके लिए। इट्स ऑल इन माइंड आई फील। तो बिलीफ सिस्टम से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो हर टाइम बोलते रहेंगे कि मैं तो बीमार हूँ, फिर वो बीमार ही रहेंगे हमेशा, जस्ट बिकॉज उन्होंने मान लिया है कि भाई ज़िंदगी बीमारी है, ज़िंदगी ये है। तो मुझे लगता है हम ही टफ बनाते हैं ज़िंदगी को। ऑफकोर्स बहुत मुश्किलें आती हैं, सब कुछ आता है, बट आपको हर टाइम ना ये पता होना चाहिए कि दिस टू शैल पास। जब तक आपके दिमाग में ये चिपका रहेगा तब तक आप भले रहोगे। मेरे अभी अच्छा मोमेंट हो या बुरा, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा हो, काम बढ़िया, ये वो ये, मुझे तब भी पता होता है कि उड़ना नहीं है एकदम आसमान में, तमीज़ में ही रहना है, क्योंकि दिस टू शैल पास। बुरा चल रहा हो तब भी मुझे पता होता है कि एकदम बिखरना नहीं है, संयम कंट्रोल रखना है, दिस टू शैल पास। तो आई थिंक जब तक आप ये मान के चलोगे ना कि कुछ रहने नहीं वाला है, आप भी रहने नहीं वाले हो, चले ही जाओगे कुछ सालों बाद, तब तक आप ज़िंदगी को आसान से ले सकते हो। आपके लिए ज़िंदगी क्या है? कुछ अगर फ्यूचर अगर आप देख रहे हो अभी, कि कुछ तो दिमाग में होगा ना कि मेरे को अपनी ज़िंदगी ऐसे बितानी है, दिस इज़ हाउ आई लुक एट लाइफ। यार बितानी है, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम वर्किंग बिकॉज एक तो मैं चाहती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जब मैं जाऊँ दुनिया से ना, तब इंडिया के हर घर में मायूसी हो कि आज हमने बहुत अच्छा कलाकार गवा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है मैं काम कर रही हूँ। दूसरा मेरे काम करने का रीज़न ये है कि मुझे लाइफ में आराम बहुत पसंद है, तो मुझे चाहिए ज़िंदगी ईजी रहे। मैं अगर कोई मुझसे पूछता है ना, तो मेरा ऐसे कोई सपना नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेनी है, कुछ नहीं। मैं छोटी गाड़ी में भी जाती हूँ, मैं ऑटो में भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑटो में ईज़ लगता है। मेरे को ईज़ चाहिए। कभी कभी ईज़ पैसों से आएगा, कभी कभी आपको अपने खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़े हॉस्पिटल में जाना है, कहीं जाना है, और मुझे लगता है पैसे से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मेरा यही है कि एक तो भैया मुझे याद रखा जाए मेरी कला के लिए, और दूसरा मेरे पास पैसा इतना रहे कि मेरी ज़िंदगी ईज़ में बीते। तो आई थिंक मैं ज़िंदगी को बस ऐसे ही देखती हूँ। एक लड़की के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने में या एक इंडिविजुअल लाइफ जीने में, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में, एक लड़की के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंडिपेंडेंट एक्चुअली रहना है, फील करना है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, यू शुड ऑलवेज़ हैव योर मनी। बहुत लोग देखे हैं मैंने, बहुत लड़कियां स्पेशली, जिनके पतियों ने बहुत ही गलत काम करे शादी के बाद, बट वो निकल ही नहीं पाई शादी से, जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं था। वो कहाँ जाती, इंडिपेंडेंट ही नहीं थी। तो आई थिंक बचपन में ही इतनी सारी चीज़ें देख ली थी, और मतलब अराउंड नेबरहुड वगैरह वगैरह में, कि फिर वो तब से दिमाग में आ गया था कि इट शुड बी माई चॉइस इन एवरीथिंग, कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है। कभी भी मुझे पैसे नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, इस वजह से कहीं एडजस्ट ना करना पड़े, बिकॉज फिर आप एक बार एडजस्ट करोगे ना, तो फिर दुनिया आपसे एडजस्ट करवाती रहेगी। तो यहाँ पे गलती किसकी होती है गुंजन? अगर एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऐसी मैरिज में हो जहाँ पे पति ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ, एंड आप निकल नहीं पा रहे हो बिकॉज आपके पास
पैसे नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो उस वे में, यहाँ पे गलती किसकी होती है मेजरली? यार गलती तो मुझे लगता है कि फिर माँ बाप की हुई, लड़की के माँ बाप की, कि उन्होंने उसको नहीं पढ़ाया नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब तो बहुत कुछ बदल गया, पेरेंट्स काफ़ी ओपन हैं। बट पहले के घरों में ये होता था कि उनको लगता था कि लड़की पैदा हो गई, अब जिम्मेदारी है इसकी शादी कराना। आजकल चीज़ें बदल गई हैं, आजकल जिम्मेदारी मानते हैं पेरेंट्स की पढ़ा इसको लायक बनाना है ताकि ये अपना डिसाइड कर ले। भले ही फिर वो चाहे कि शादी है हमारी मर्ज़ी से करे, बट एटलीस्ट ये रहता है कि हम इसको लायक बना दें, क्योंकि शायद पेरेंट्स ने भी इतना देख लिया है अपने आसपास, अपनी इधर उधर। तो आई थिंक गलती पेरेंट्स की होती है, मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि बच्चे को क्या ही पता यार कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको घर के काम सिखाए जा रहे हैं, तो इट शुड बी पेरेंट्स चॉइस। आज भी ऐसे एनवायरनमेंट में लड़कियां पैदा हो रही है कि जहाँ पे पेरेंट्स उनको यही सोच के पैदा करते हैं कि हाँ, एज सुन एज शी टर्न 15, 16, 20 उनकी शादी करवा दो एंड देयर इज नथिंग। आज भी ऐसा चल रहा है? आज भी ऐसा चल रहा है, और आपको गाँव जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको दिल्ली बॉम्बे में भी मिल जाएंगे ऐसी फैमिलीज़ कहीं ना कहीं, हर जगह। मतलब कुछ लोग हैं जो खुद को बदल ही नहीं पाते यार, मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे घर में कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत बदला है खुद को अपने बच्चों के साथ। उनको पहले लगता था कि इंटरकास्ट मैरिज तो ऐसी वैसी, बट इवेंचुअली जब उनके बच्चों की उम्र आई तो उनको समझ में आया कि हाँ यार ठीक है, इतना कमा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर ही सकते हैं। बट कुछ लोग नहीं बदल पाते खुद को, कुछ लोग अपने वो इस बॉक्स में रहते हैं, वो इस बॉक्स में ही जीते हैं, फिर कुछ नहीं होता, उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है, और क्या। और जब ये सपने हम लोग पूरे कर रहे होते हैं, जब हम लोग उसकी तरफ दौड़ रहे होते हैं, तो उस सपने को पूरे करने में ये बोला जाता है कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लूज समथिंग टू अचीव योर ड्रीम्स, कि एक सपने को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ को पीछे छोड़ना ज़रूरी होता है क्या? यार मुझे लगता है छोड़ना तो पता नहीं, बट हाँ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करने पड़ेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत माइन्यूट से होते आपने हैं। क्या क्या किए हुए हैं ऐसे? यार जैसे मुझे लगता है कि घर छोड़ना लोग एक बहुत बड़ी चीज़ बोलते हैं कि आप मम्मी पापा को छोड़ा है। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं वहाँ पे, तो वो एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि मैं और उनके साथ रह पाती। बट मतलब जब आप करने लगो काम, आप पैसा कमाने लगो, तो फिर आपकी चीज़ें बदल जाती है। आप इवेंचुअली, अब मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे कुछ सालों में उनको मुंबई बुला लेना है अपने पास, तो मेरे साथ ही रहेंगे। बट मुझे लगता है अगर मैं उस डर से उस वक्त घर से नहीं निकलती तो शायद फिर मैं वहीं होती। अभी वो भी नाखुश होते कि अरे बच्ची कुछ कमा नहीं रही ज़्यादा, और वो मैं भी नाखुश होती कि मैं कुछ नहीं कर पा रही उनके लिए। अभी एटलीस्ट मैं दूर हूँ, बट आई कैन डू एवरीथिंग फॉर देम, एंड मे बी इन फ्यू ईयर्स आई कैन कॉल देम हियर। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर आप इन केस उस समय घर से नहीं निकलते और वो घर पे ही रहते, तो आज के दिन जितने इंडिपेंडेंट हो विद रिगार्ड्स टू मनी, विद रिगार्ड्स टू योर डिसीजंस, विद रिगार्ड्स टू योर करियर, वो होता? बिल्कुल नहीं होता यार। मतलब मम्मी पापा की छाँव में रहना बहुत अच्छा होता है, बट आप जब तक उस छाँव से बाहर निकलोगे नहीं ना, आपको दुनिया नहीं दिखेगी। वो आपको दुनिया नहीं देखने देते, क्योंकि उनको रहता है कि भाई हमारा बच्चा सेफ रहे, ये रहे। आपको बाहर निकल के समझ में आएगा कि दुनिया कितनी कपटी है भाई, आपको कैसे बात करनी है लोगों से, आपको रिश्तेदारी कैसे निभानी है लोगों से, वो सब समझ। जैसे उस पर एक शेर भी है, आई थिंक जावेद साहब का है, किसी का तो है, कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मुझे लगता है बहुत लोग हैं मेरे लाइफ में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट आई कैन स्टिल सी कि वो अभी भले ही अपने पैसे कमा रहे हैं, बट अगर उनको बोल दिया जाए कि 1 महीना आपको इस शहर में रहना है, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी अलग अपने घर वालों से रहने में, बिकॉज दे डोंट नो। उनको पता नहीं है सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सब्जी जब ख़त्म हो जाए तो दीदी को कॉल करना होता है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल लाइफ के लिए। पर ये आजकल अगर नहीं निकल रहे हैं, अगर कुछ फ्रेंड्स आपके भी, आई एम श्योर मेरे भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी, आई थिंक अगर उन लोग घर से निकल जाएंगे दे कैन किल इट इन लाइफ। पर उन लोग अभी भी दे आर डूइंग वेल, उन लोग अच्छा कमा रहे हैं, पर फिर भी घर में अटके हुए हैं। पर व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब अगर उनको पता है कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो आई कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई कैन किल इट इन लाइफ, पर फिर भी नहीं निकल रहे हैं। आई थिंक इट्स कम्फर्ट यार, मुझे लगता है मोर देन लव इट्स कम्फर्ट। लव अगर है भी तो आप मैनेज कर सकते हो, आप हर महीने जा सकते हो घर पे मिलने, एक हफ्ते के लिए कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है लव नहीं है, कंफर्ट है, क्योंकि ये तो हम सब मानेंगे घर पे जाके बहुत ही कंफर्ट होता है, मुझे भी बहुत होता है ना, मुझे सब्जियां ऑर्डर करनी ना मुझे कुछ करना, सब मम्मी पापा हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक, और ये कंफर्ट बहुत चीज़ों का होता है। तो मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो इस कंफर्ट से नहीं निकल पाते, बहुत लोग अपनी टॉक्सिक नौकरियां नहीं छोड़ पाते सालों साल, जस्ट बिकॉज एक कंफर्ट है कि चलो सैलरी तो आ ही रही है 30 तारीख को। तो कंफर्ट जहाँ भी होगा वो सपनों को मार देगा, ये तो फॉर श्योर बात है। गुंजन, आप कैसी पेरेंट बनने वाली हो? आई डोंट नो, स्कैरी क्वेश्चन यार। जब सोचते होगे कि इफ़ आई वांट, व्हेन आई बिकम अ मॉम, व्हेन यू बिकम अ मॉम, तो मैं ऐसी मॉम बनना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहती हूँ, प्रेशर लगता है ये सब सोच के?
बहुत प्रेशर लगता है बिकॉज जैसे अब तक पाला जा रहा है बच्चों को वैसे तो मैं नहीं पालना चाहती, दैट्स फॉर श्योर। अभी कुछ कुछ नई माएँ मुझे दिखती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जो बहुत अच्छे से पाल रही हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि बच्चों को खाना खाना भी आपको बचपन से ही सिखा देना चाहिए। एक नई ट्रिक आई है कि बच्चों को बिठाओ टेबल पे, छोटे बच्चों को एकदम, जब वो खाना शुरू कर चुके हैं सॉलिड फूड, उनकी अपनी टेबल बनाओ एंड गिव देम फूड एंड दे विल नॉट ईट इट, दे यू डू दिस, दे विल डू दिस, दे विल स्प्रेड लाइक दिस। बट वही बच्चा आपको 3-4 साल की उम्र में प्रॉपर बैठ के अपनी रोटी खाना सीख जाएगा। हमें कितनी बड़ी उम्र तक मम्मी पापा ने खिलाया है, बट मुझे पता क्या लगता है कि दिस इज़ समथिंग, मतलब ये मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि जब मैं माँ बनूंगी ना तो मैं ये तब बनूंगी जब मेरे दिमाग में ये होगा कि मैं विलन बनने के लिए तैयार हूँ लोगों के सामने। बिकॉज आई थिंक आई विल बी वेरी सिलेक्टिव। जैसे बहुत मेरे दोस्त हैं जो अब मीठा नहीं खिला रहे हैं अपने बच्चों को। 3-3 साल की उम्र तक बच्चे ने एक बार मीठा टेस्ट नहीं करा है, नमक टेस्ट नहीं करा है, एकदम सादा खाना खा रहा है। अब उसकी सास, उसके घर वाले, उसकी मम्मी खुद की सब बोलते हैं कि कैसे फीका खाना खाता है बच्चा, और वो कहती है कि उसके लिए यही है, उसने कुछ टेस्ट ही नहीं किया है बचपन से, उसको नहीं पता कि नमक क्या है, चीनी क्या है। और डॉक्टर्स बोलते हैं जब तक जितनी लंबी उम्र तक आप नमक चीनी रोक सको रोक दो। क्यों हमारे आज से ही हमें बीपी, एंजाइटी और सब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं? क्योंकि बचपन में ही हमने खाई हैं चॉकलेटें और ये सब वो सब। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं माँ बनूंगी तो मैं विलन माँ बनूंगी। इसी से रिलेटेड ना आज एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू पेरेंटिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग। तो मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था एंड लिफ्ट में ना एक डैड थे एंड उनकी एक बेटी थी एंड उनकी बेटी आई थिंक शी वाज 5-6 years old, लाइक वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब अचानक ही जैसे वो लिफ्ट में घुसे, वो बेटी ने अपने डैड को बोला कि पापा मुझे जैकेट दे दो, ठीक है। तो लिफ्ट में एक सिक्योरिटी अंकल है जो हेल्प करते हैं लिफ्ट चलाने में। तो वो सिक्योरिटी अंकल बेटी से ऐसे बात करने लगे और बेटी से पूछे कि बेटा आपको ठंड लग रही है, लाइक जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। एकदम बेटी ने रिप्लाई कैसे किया, हमको ठंड लग रही है आपको, लाइक ट्राइंग टू मॉक सिक्योरिटी अंकल। एंड जैसे वो हुआ उसके डैड हंसने लगे। So I feel I would not want to be a father like that. Yeah. I would not want to teach my kids to disrespect someone. For sure. बच्चे को नहीं पता क्या कर रहे हैं। हाँ. अगर उसी पॉइंट पे अगर आप उनको टोक दोगे, बच्चों को टोक दोगे कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, द वे यू सेड, एंड सॉरी बोल दो करके, आई थिंक दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट ह्यूमैनिटी. For sure. So I think parenting is so important and आपको रेडी होना पड़ेगा, एज यू मेंशन कि आपको विलन बनना पड़ेगा. हाँ, यू हैव टू बी विलन. आपको बहुत, जैसे मेरे साथ जैसे बचपन में मुझ पे टैग लगा दिया गया, शाय है, कमज़ोर है, ये वो ये. अभी मेरी एक दोस्त बता रही थी उसके घर पे एक बच्चा आया हुआ था एंड उसकी मम्मी भी थी. तो सम पीपल वर देयर एंड दे सेड अबाउट दैट किड कि यार ये तो बहुत शाय बच्चा है, ये कुछ नहीं बोलता, ये वो ये. एंड बच्चा वॉज डूइंग पेंटिंग, कुछ नहीं बोल रहा, बट ही वॉज लिसनिंग. उसकी मम्मी ने वहीं पे टोका, उसने बोला नो ही इज़ नॉट शाय, वो बस अपने हिसाब से टाइम लेके बात करता है. बच्चे के दिमाग में ये फ्री हो कि हाँ आई एम नॉट शाय, मैं तो टाइम लेके बात करता हूँ. पेरेंट्स हैव टू बी विलन आई थिंक इन दिस जनरेशन आगे जाके, वरना फिर आपका बच्चा वैसे ही बड़ा होगा जैसे हम हुए हैं. अभी ले रहे हैं थेरेपीज. दैट इज अमेजिंग. उसके साथ ना मेरे को व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स, उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद आई विल गेट इनटू अ फन राउंड विथ यू. ओके. तो उससे पहले एक चीज़ मेरे को पूछना था कि अगर आपको अपने बच्चे को टॉप 3 थिंग्स अबाउट लव सिखाना है, तो क्या सिखाओगी? लाइक व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट यू विल टीच योर किड्स अबाउट लव? You might not feel in love with someone 24/7 or maybe for 20 years or 30 years, but at the same time you have to remember कि प्यार भले ही ऊपर नीचे होता रहे, इज़्ज़त कम नहीं होनी चाहिए. इज़्ज़त का लेवल अगर आपने पहले दिन 110 रखा था तो वो गुस्से में भी 110 रहना चाहिए, 109 भी नहीं आना चाहिए. तो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टीच. उसके अलावा सेकंड पॉइंट, प्यार के बारे में. प्यार दोस्ती है, दोबारा बता दूँगी उसको. आई थिंक आई वांट टू टेल कि बहुत सीरियस नहीं हो जाना चाहिए कोई भी रिश्ता. कोई भी रिश्ते के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी रूम में घुसे एंड यू सी दैट पर्सन तो आपको ऐसा लगे कि सीरियसनेस आ गई है जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज. हमारी मम्मियों के ज़माने में ऐसा होता था, मम्मियों की भी क्या, दादा दादी की तो होता था कि अपने ही हस्बैंड के सामने एक वो सीरियसनेस है, वो ऐसे ऐसे नहीं कर पा रही, एकदम उड़ नहीं पा रही. आई थिंक सबसे अच्छा प्यार वही टिकता है जिसके सामने आपका इनर चाइल्ड एकदम कूद के नाच सके. तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप भी ऐसा ही पार्टनर चूज़ करो जो आपका इनर चाइल्ड जहाँ पे ज़िंदा फील हो. आई थिंक ये. एंड तीसरा मैं बताना चाहूँगी कि प्यार में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं,
बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत लोग आएंगे, सब कुछ आएगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इट्स नॉट मी वर्सेस यू, इट्स अस वर्सेस द प्रॉब्लम. Yes. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. एंड एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़रूरी है पार्टनर की जो चीज़ जो भी उनके बीच में चल रहा है वो पार्टनर के बीच में ही रहे. इट शुड नॉट इवन गो टू योर बेस्ट फ्रेंड्स, इट शुड नॉट इवन गो टू योर पेरेंट्स और एनी वन. बिकॉज अगर बेस्ट फ्रेंड का भी ब्रेकअप हुआ है तो वो बुरा ही बोलेगी लड़कों के बारे में कि ये लड़के होते ही ऐसे हैं. एंड वो एक माइंडसेट बन जाता है. हाँ. मतलब इनडायरेक्टली एक नॉन कॉन्शियस माइंड में तुम्हारा एक वो चीज रहेगा कि हाँ लड़के ऐसे ही होते हैं. बिकॉज आप उस टाइम इतने वल्नरेबल हो ना, तो आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है इतना, तो जिसने जो बोला आपके दिमाग ने वही मान लिया कि हाँ लड़के तो ऐसे ही होते हैं. तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि जो भी कुछ लगे जस्ट कम्युनिकेट विद योर पार्टनर. एंड पार्टनर को भी फिर वो स्पेस देना चाहिए कि हाँ इजीली कम्युनिकेट हो पाए. हर बात लड़ाई में नहीं बढ़ जानी चाहिए, हर बात ही रहनी चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम. सो या आई थिंक ये सब. परफेक्ट. उसके साथ गुंजन, आई हैव अ स्मॉल फन राउंड व्हिच इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग रैपिड फायर नहीं करेंगे, बट वी विल गो डीपर इनटू द आंसर्स एंड क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट थिंग इज. ठीक है, तो हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है. क्या किसी को पा लेना इश्क है या फिर किसी को जाने देना इश्क है? आई थिंक आपका पार्टनर या जिसे भी आप प्यार करते हो, जो भी वो करना चाहता है उसे वो करने देना इश्क है. अगर वो रुकना चाहता है तो रोक लो, अगर जाना चाहता है तो जाने दो. बिकॉज ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारा उस पर हक है, पर इतना हक नहीं है कि हम उसका हक ही छीन लें. तो आई थिंक जो चाहता है भैया कर लो, यही इश्क है. आप जब अगर वो जाना चाह रहा है और आपने रोक लिया तो क्या ही इश्क हुआ फिर वो. ठीक है, अब नेक्स्ट वन. ठीक है, आंख बंद करो एंड ये बताओ आज से 100 साल बाद गुंजन, ठीक है, जब दुनिया में कोई नहीं रहेगा, ना आप रहोगी, ना मैं रहूँगा, ना हमारे मॉम डैड्स रहेंगे, ना हमारे फ्रेंड्स रहेंगे, ना हमारा सर्कल रहेगा, तो दुनिया कैसी रहेगी उस समय? मुझे लगता है दुनिया एग्जैक्टली सेम रहेगी. मतलब हमने इतने बड़े बड़े कलाकारों को जाते देखा है, हमने इतने अजीज़ लोगों को जाते देखा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी को. बट बहुत सैड बात है ये कि एक पत्ता अपना कलर भी नहीं बदलता किसी के जाने से. तो दुनिया एग्जैक्टली वही रहेगी, दुनिया चलती रहेगी. अगली सुबह आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस भी चलेगा, बॉस भी आएंगे, लोग हंसेंगे भी, अगले दिन पार्टी भी होगी, किसी का बर्थडे भी मनाया जाएगा. तो आई थिंक कुछ नहीं बदलेगा. और ये बिलीव, ये थॉट बहुत ज़रूरी है दिमाग में रहना, याद रखना कि इतना मत खो दो किसी चीज़ के पीछे, नौकरी के पीछे या खुद को, कि भाई आप भूल ही जाओ कि आपके जाने के बाद ये ऑफिस बंद नहीं होने वाला है, आपके जाने के बाद कुछ नहीं बंद होने वाला है. दुनिया एग्जैक्टली सेम चलेगी, एक चीज़ नहीं रुकेगी यार, एक चीज़ नहीं रुकेगी. सो एग्जैक्टली. प्यार और आदत में क्या फ़र्क है? आई थिंक प्यार आपको ताकतवर बनाता है और आदत आपको कमज़ोर कर देती है. अगर आपको किसी की आदत है तो उसके बिना आप कमज़ोर फील होगा आपको, लेकिन अगर आप प्यार करते हो तो दूर रहकर भी आपको यकीन रहेगा कि मेरा प्यार सेफ़ है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें. तो हर शायर के पास ना एक ऐसी कहानी होती है जो वो लिख नहीं पाता. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है हर शायर में, हर पोएट में, कि वो लिखना चाहता है पर वो चीज़ को लिख नहीं पाता. आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है क्या? मैंने तो मुझे लगता है अपनी लाइफ की हर चीज़ पे लिख दिया है. बट आई स्टिल फील कि क्योंकि मुझे बचपन ज़्यादा याद नहीं है, बट आई रिमेंबर द फीलिंग जो मुझे बचपन में फ़ील होती थी. मुझे इंस्टेंसेस याद नहीं है, बट आई फील कि मैं बहुत गुम फील करती थी, मुझे हर्ड और सीन फील नहीं होता था, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था. तो मैं उस पर लिखना चाहती हूँ, बट अगेन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों हो रहा था, तो मैं लिख नहीं पाती. बट दैट फीलिंग इज स्टिल इनसाइड मी, आई स्टिल फील दैट कभी कभी. तो 4 मूवीज़ जो प्यार के बारे में सिखाती है एंड सबको देखनी चाहिए. आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे पीकू बहुत पसंद है. एंड पीकू आई थिंक इट्स नॉट अबाउट फादर एंड डॉटर, इट्स अबाउट एनी रिलेशनशिप. आपको समझ में आए, आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई आपको कितनी दिक्कत हो रही है इस रिश्ते से, बट अगर आप प्यार करते हो तो उसके जाने के बाद आपको दुख तो होगा, आप टूटोगे बहुत बुरी तरीके से. एंड दैट वो जो वो केयर करती है अपने फादर के लिए, आई थिंक वो केयर हर रिश्ते में ही होनी चाहिए कि आपको इरिटेशन हो रही है बट यू आर स्टिल केयरिंग फॉर दैट पर्सन बिकॉज यू लव देम. उसके अलावा आई थिंक मुझे मेरी प्यारी बिंदु बहुत पसंद है. मेरी प्यारी बिंदु में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर, आई लव हिम. एंड में जब वो बोलता भी है कि अब वो भले ही माँ बन चुकी है, यू नो बीवी है किसी की, बट मेरे लिए तो अभी भी वो मेरी बिंदु है. एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कि मतलब वो उसके घर में उसके कलेश कर रहा है या उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है. ही इज़ जस्ट लाइक कि भाई मेरा प्यार तो अभी तक जिंदा है. आई थिंक वो बहुत खूबसूरत. अक्टूबर बहुत सुंदर मूवी है. अक्टूबर में तो वो प्यार भी इतना ऑन द फेस बताया ही नहीं है, वो उससे पहले ही गिर जाती है. उसमें भी प्यार को बहुत खूबसूरती से बताया गया है. उसके अलावा फेवरेट कौन सी है?
इनमें से? यार मेरी मूवीज़ फेवरेट रहती नहीं है, मेरे को कभी ये कोई अच्छी लग जाती, कभी कोई अच्छी लग, अभी कोई नई मूवी आई थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, बट टीनी बहुत है। हाँ, एक ऐसा गाना जो सब लवर्स को सुनना चाहिए। मुझे ओशो जैन के गाने बहुत पसंद है। ओह। उनका एक गाना है जिसकी लाइन है कि तू हवा जैसे घुल जाता है मुझ में, मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में। एंड आई थिंक दैट इज़ द क्रस्ट ऑफ लव। अगर आपको किसी बोरिंग रूम में बैठकर भी, जहाँ पे कुछ नहीं है, ना कोई व्यू है ना कुछ है, आपको ईज फील हो रही है, आपको घर जैसा फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ देयर, आई थिंक दैट इज़ लव। अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक सवाल पूछने का मौका मिले, ठीक है, तो तुम क्या पूछोगे और क्या उसका जवाब सच में चाहिए होगा? तो इन्हें मानव कौल की एक बुक है, उसमें ये लाइन आती है, दिस इज़ माई फेवरेट लाइन, और ये मैं जब भी सुनती हूँ मैं एकदम चोक फील करती हूँ। और आई रियली वॉन्ट टू आस्क ज़िंदगी से ये कि क्यों हम किसी के खो जाने से पहले उसे बता नहीं पाते कि हम उसे कभी भी खोना नहीं चाहते। तो आई थिंक ये बहुत अहम चीज़ रही है। मैंने बहुत दोस्तियाँ गंवाई हैं ज़िंदगी में, और हमेशा मुझे यही लगा कि यार मैं उस इंसान को बता ही नहीं पाई कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, तो क्यों नहीं बता पाई। तो ये जो क्यों है ये मुझे ज़िंदगी से पूछना है कि बाय। हम वक्त रहते बता नहीं पाते लोगों को कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ आई थिंक हम लोग का एपिसोड टुवर्ड्स द एंड आ गया है। Yes. ठीक है, बिफोर वी गो, ठीक है, एंड आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट ड्रीम्स हैव बीन फॉर यू। सपनों को लेके, लाइक यू हैव कम हियर नाउ, यू हैव कन्वर्टेड दैट सपना इनटू गोल्स एंड यू लुक एट लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट। Yeah. बहुत ऐसे जन हैं गुंजन जो अपने सपनों के पीछे, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, एंड दे जेन्युइनली वांट टू गेट इनटू दैट, दे वांट टू लिव दैट, दे वांट टू अचीव ऑल ऑफ इट। तो एक मैसेज, एक सुंदर मैसेज उन सब के लिए जो अभी भी सपनों के पीछे भाग रहे हैं। जो अभी भी सपनों के पीछे भाग रहे हैं, यार मतलब एक तो मैं बताना चाहूँगी, मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ, मैं भी अभी सपनों के पीछे भाग ही रही हूँ। बट मुझे लगता है कि एक एक्चुअल चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लोग रुके रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने पास ही रखे होते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि जब ये परफेक्ट हो जाएगा ना तब इसे डालेंगे। तो आई जस्ट वांट टू से कि वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल फ्रॉम माई कॉलेज जिनके पास इतनी अच्छी कविताएं थी, कुछ था, बट दे सेड कि मे बी समडे जब ये अच्छा हो जाएगा तब। आज वो नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी। आई नो दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज उनको सपने कुछ और थे। तो मुझे बस यही बोलना है कि परफेक्शन का वेट ना करते हुए जस्ट पुट इट आउट। एंड अगर आपकी कला में सच्चाई है ना, तो मुझे लगता है आपको आपकी ऑडियंस ढूंढ लेती है, भले ही कम मिले शुरुआत में, बट इवेंचुअली यू विल गेट योर ऑडियंस। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिलीफ रखना, किसी में भी रखो, आप यूनिवर्स में रख लो, भगवान में रख लो, अल्लाह में रख लो, या जो भी आप नाम देना चाहो उसमें बिलीफ रखो, बट दैट बिलीफ शुड बी देयर कि मेरा भगवान मेरे साथ गलत नहीं करेगा। मैं तो सबको यही, मतलब मैं अपनी जर्नलिंग में यूजुअली यही लिखती हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी, आई नो यू आर डूइंग ओवर टाइम फॉर मी। तो मुझे ये बिलीफ रहता है कि वो मेरे लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें ऐसे ईजीली हो रही हैं, मैं तो नहीं कर रही कुछ। तो आई थिंक वो सरेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपना काम कर दिया, फिर यकीन रखो कि हो जाएगा सब कुछ। बोलते हैं वही, भगवान के घर में देर है अंधेर। बिल्कुल यार, जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। आई ट्रूली बिलीव दैट। नहीं, अब जाने से पहले आई विल नॉट फॉरगेट, आपने बोला कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ लिखा होगा आपने अपने प्यार के लिए, तो वो आप हमें सुनाएंगी? तो यार छोटा सा पीस है कि बहुत रैंडमली मैंने लिखा था, बट आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरीवन जिसको, जो अपने पार्टनर को बोलना चाहे कि मतलब भाई बहुत बड़े जेस्चर्स भले ही ना करें, बट हम ज़िंदगी की ये आफादाफी में आपके साथ रहेंगे। तो उस पर लिखा था कि मैं चांद लाने का वादा नहीं कर सकती, मगर वादा करती हूँ कि जब दुख और हालात आएंगे तुमसे मिलने, तब दरवाज़ा मैं खोलूँगी, कुछ देर बिठाऊँगी उन्हें, कहूँगी कि तुम अभी घर पे नहीं हो, फिर भी नहीं माने तो बनाकर लाऊँगी उनके लिए चाय। उस चाय में स्वाद के साथ घोल दूँगी थोड़ा सा भरोसा, और उसमें ना हमारी मोहब्बत का पानी भी होगा। वो चाय पीना शुरू ही करेंगे कि इतने में तुम लौट आओगे, थोड़ी सी चाय तुम भी लोगे। उस चाय में घुला भरोसा पीकर तुम्हें कुछ महसूस होगा, तुम मेरी तरफ देखोगे और मेरी आंखों में तुम्हें दिखेगा साहस और तुम्हारे लिए अटूट भरोसा। हमारी आंखों में मोहब्बत का पानी भी होगा। हमारा ये पानी देखकर ना दुख और हालात अचानक से खड़े होंगे और कहेंगे चलिए चलिए अब हम चलते हैं, फिर दोबारा आएंगे। हम उन्हें अलविदा कह देंगे और दरवाज़ा बंद करके लौट जाएंगे अपनी उस दुनिया में, वो दुनिया जहाँ हम एक दूसरे के लिए चांद तो नहीं ला पाएंगे, मगर ला पाएंगे वो भरोसा जो दुख और हालात से डरेगा नहीं, बल्कि उनके साथ बैठकर एक कप अदरक वाली चाय पिएगा। ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। गुंजन ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। बट इट इज़ सो ट्रू ना, मतलब कि हाँ, मतलब आप चांद मत ला के दो, बट आप ये वादा कर दो कि आप जब दुख हालात और सब कुछ, क्योंकि सब आएगा ही आपके जीवन में, तब आप साथ खड़े रहोगे एंड तब यू विल बी द यू विल बी होल्डिंग द स्पेस फॉर मी। आई थिंक व्हाट यू मेंशन्ड इज सो ट्रू कि कोई भी रिलेशनशिप, हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग या टीवी में देखते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में बहुत कुछ चल रहा है। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कठिनाइयाँ, वो दुख, वो दर्द आएगा, हर रिलेशनशिप में आएगा। इट्स लव इज ऑल अबाउट हाउ यू पास थ्रू दैट, या हाउ यू सिट टुगेदर एंड जस्ट। आई थिंक प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वही एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी प्रॉब्लम आए आप तभी बात कर पाओ। बहुत लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सालों साल दबा के रखते हैं और फिर वो एकदम निकलती है आगे जाकर बात बात पे कि तुमने उस साल में वो ऐसा चीज़ किया गलत था। है। आई थिंक वो हमने देखा, हम सब ने देखा होगा वो अपने आसपास कहीं ना कहीं। तो आई थिंक वो बहुत गलत है। अभी प्रॉब्लम लग रही है, आप अभी बात करके क्लियर करो, आगे बढ़ो यार। आई थिंक वो ज़रूरी है। परफेक्ट। तो इसी के साथ वी हैव टू एंड दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच गुंजन आने के लिए, एंड आई लव इट। थैंक यू सो मच। I genuinely love it कि the way you talk, the way you recite, the way you write, it's magical, it's beautiful. Thank you so much. It was really fun. Thank you so much. Thank you I so much really for enjoyed coming. it. नमस्ते। और एक चीज़ और बोलना होगा इनको कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब द चैनल गाइस। चलो बुलवा लिया मैंने। See you guys. धन्यवाद आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी शायरी पसंद आई है या कुछ भी जो गुंजन ने बोला है वो हमारे कमेंट सेक्शन में पक्का बोल देना, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने वाले हैं। उसी के साथ हमारे इस चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप बहुत डिफरेंट कंटेंट देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्ते, ध्यान रखिए और अगले एपिसोड में मिलते हैं।